हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिजिक्स का बहुत ही बेसिक सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपको ये टॉपिक आना ही चाहिए, और अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो भी कहीं ना कहीं आप जो इस चैप्टर में टर्म्स यूज़ होते हैं जैसे कि करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ये आप हर दिन कहीं ना कहीं बोलते ही रहते हैं कि आज वोल्टेज कम आ रहा है, आज वोल्टेज ज़्यादा है, आज करंट कम आ रहा है। तो एक्चुअली में ये सब होता क्या है, इसको एक बेसिक से लेमैन लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं, एक आम भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है तो भी आपको समझ में आ जाए कि ये होते क्या है ये सब चीज़ें, और फिर धीरे धीरे बुक इस डेफिनेशन की तरफ भी हम आगे बढ़ते हैं और इसको टेक्निकल वे में भी समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी मैं मान रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं पता इसके बारे में, तो एक अननोन चीज़ को हम एक नोन चीज़ से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल मैं एक नोन चीज़ का देता हूँ, अगर अननोन चीज़ को मैं अननोन एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अभी मैं एक लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ कि बेसिक से एक्सपेरिमेंट से या बेसिक से एग्जाम्पल से, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को बुकिश वे में डिस्कस करना चालू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सामने एक बेसिक सा डायग्राम है। इस पे क्या है, एक शहर का वाटर टैंक है। यहाँ पे वाटर टैंक आपके घर के टैंक से कनेक्टेड है, शहर का वाटर टैंक है, और आपका घर की जो हाइट है वो वाटर टैंक की हाइट से कम है। अभी आप भूल जाइए कि आप वोल्टेज, करंट और इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। बस आप ये देखिए कि आप एक नॉर्मल सी प्लम्बिंग वाली चीज़ देख रहे हैं कि एक वाटर टैंक है, एक अच्छी खासी हाइट पर है, शहर की पानी की टंकी, और ये घर की टंकी है जो कि बहुत कम हाइट पे है उससे। अब अगर इसके अंदर पानी है तो बिकॉज हाइट में डिफरेंस होने की वजह से, हाइट में डिफरेंस होने की वजह से पानी यहां से फ्लो करेगा, इधर जाएगा और इस तरह से यहां पर आएगा, और यहां पे अगर नल ओपन है तो पानी यहां से बहने लगेगा। ठीक, क्यों पानी बह रहा है, पानी ट्रेवल क्यों कर रहा है? बिकॉज हाइट का डिफरेंस है। अगर मैं पानी की टंकी की हाइट को नीचे करता चला जाऊं और इस टंकी की हाइट पे ले आ दूं तो क्या पानी बहेगा? बिल्कुल नहीं बहेगा। चाहे कितनी बड़ी भी टंकी आप लगा दीजिए, अगर दोनों का हाइट सेम हो गया तो पानी नहीं बहने वाला। ठीक, अगर मैं काम करूं, इसको यहीं पे रखूं और वाटर टैंक की हाइट को और ज्यादा कर दूं, तो आप बताइए पानी तेज हो जाएगा कि धीमा हो जाएगा? नॉर्मल सेंस बताइए, खुद भी घर पे आप देख चुके होंगे कि अगर हाइट ज्यादा हो गई तो अपने आप पानी का बहाव तेज हो जाएगा। और मान लेते हैं इसकी हाइट कम हो गई, इसके रिलेटिव में यहां पर आ गया तो पानी का बहाव कम हो जाएगा। अब इसकी हाइट को सेम रखते हैं, हम अपने घर की टंकी की हाइट को ऊपर कर देते। मान लेते हैं आपने 2 मंजिला बना दिया मकान, अब टंकी यहां पे आ गई, तो क्या अब ये सेम हाइट पर है, तो अब पानी की धार तेज होगी कि धीमे होगी? धीमे हो जाएगी, क्योंकि अब इनके हाइट का जो डिफरेंस है वो कम हो गया है। और अगर आप इसको अंडरग्राउंड कर देंगे, इसको और नीचे कर देंगे, मान लेते हैं आपने गड्ढा खोद के घर को उसके अंदर डाल दिया, तो इसकी हाइट और इसकी हाइट में डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, अपने आप पानी तेजी से बहने लगेगा। मतलब हमने ये देखा कि इन दोनों के बीच के हाइट का डिफरेंस डिसाइड कर रहा है कि पानी तेज बह रहा है कि धीमे बह रहा है, और कुछ नहीं डिसाइड कर रहा, इनके हाइट के बीच का डिफरेंस। ठीक, अब उस हाइट के डिफरेंस की वजह से पानी बह रहा है। तो जो हाइट का डिफरेंस है, यहां पे जो हम हाइट बोल रहे हैं, हाइट का डिफरेंस, हाइट का डिफरेंस ही इलेक्ट्रिसिटी में हो जाएगा वोल्टेज। जो हाइट का डिफरेंस है वही वोल्टेज है, और हाइट के डिफरेंस की वजह से पानी बह रहा है, और ये जो पानी है, ये जो वाटर यहां पे बह रहा है, वही क्या है? करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है। अभी बाद में रिलेट करेंगे हम लोग, लेकिन अभी बेसिक डायग्राम समझिए। ये समझ में आ रहा है, हाइट का डिफरेंस वोल्टेज है, और हाइट के डिफरेंस की वजह से पानी बह रहा है, मतलब वोल्टेज की वजह से करंट बहता है। ठीक, अब मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि अंदर कुछ बालू जमी हुई थी टैंक के, और वो बालू धीरे धीरे आते आते पाइप को ब्लॉक कर दिया, अंदर ब्लॉक हो गई पाइप, या किसी ने ऊपर से धागा बांध के इसको टाइट कर दिया, किसी तरह से इसके अंदर एक हर्डल आ गया, एक अवरोध आ गया। तो अब पानी क्या तेज आएगा कि धीमे आएगा? पहले कंपैरिजन में धीमा आएगा। हाइट को चेंज नहीं किया मैंने, बट यहां पे कुछ अंदर फंस गया, इसकी वजह से पानी अब धीमे आने लगा, और अभी मैंने इसको साफ कर दिया, फिर पानी वापस स्पीड पर आ गया। तो जो यहां पे आपने जो सैंड आ गया, यहां पे जो सिल्ट जमा हो गई, SILT, सिल्ट लिख दे रहा हूं मैं, सैंड, ये सिल्ट यहां पे जो है वो क्या है? वो है रेजिस्टेंस। ठीक, यहां पे सिल्ट जो जमा हुई वो रेजिस्टेंस है, हाइट का डिफरेंस यहां पे वोल्टेज है, और जो पानी बह रहा है वो हमारा करंट है।
अब इसी एग्जाम्पल को हम लोग अच्छे से समझेंगे बुकिश डेफिनेशन में कि एक्चुअली में ये है क्या, इसको हम रिलेट करेंगे बुकिश डेफिनेशन के साथ। ये आपको दिमाग में होना चाहिए, तभी आपको वो बेटर समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं बुकिश वे में कि ये होता क्या है। जिसे हम लोग अभी तक वोल्टेज कह रहे हैं, इसके दो और नाम हैं। इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं और इलेक्ट्रिक प्रेशर भी कहते हैं। जिस तरह से पानी का प्रेशर था उस वाटर टैंक में, इलेक्ट्रिक प्रेशर भी वोल्टेज को कहते हैं। तो इट इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट के बीच के इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है वही वोल्टेज है। इसको और अगर अच्छे वे में डिफाइन करा जाए तो इट इज अ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट के बीच में अगर आप यूनिट चार्ज को इधर से उधर कर रहे हो तो जो आपने वर्क डन खर्च किया वही आपका पोटेंशियल है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, और यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक। एक पॉजिटिव चार्ज है ये और एक नेगेटिव चार्ज है। अब इसको मैंने यहां से और दूर करने की कोशिश की। अब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक अट्रैक्शन होगा, एक फोर्स, एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा, अट्रैक्शन लग रहा होगा। अब मैंने इसको खींच के और दूर किया और मैंने यहां पोजीशन से, इस पोजीशन से इसको यहां पे ले आ दिया। अब इसको हटा दिया। अब इसने यहां से ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अब आपने एक फोर्स लगाया होगा इसको यहां से यहां तक खींचने में, क्योंकि दोनों अट्रैक्टिव फोर्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे होंगे। आपने इसे खींचा, ताकत लगाई होगी, फोर्स लगाया और एक डिस्टेंस भी ट्रेवल किया, मतलब आपने कुछ वर्क डन किया है, कुछ वर्क डन किया है। अब अगर मान लेते हैं कि ये जो चार्ज है, जितना भी है चार्ज को हम लोग कूलम में नापते हैं, अभी आगे की स्लाइड से बात करेंगे। तो मान लेते हैं अगर ये सपोज करते हैं ये है 5 कूलम, ये 5 कूलम का चार्ज है और आपने जो डिस्प्लेस किया, कहीं ना कहीं आपने जो वर्क डन खर्च किया, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आपने 50 जूल का वर्क किया, यहां से यहां पहुंचाने में 50 जूल की एनर्जी खर्च की और ये 5 कूलम का चार्ज था। तो डेफिनेशन क्या कहती है वोल्टेज की कि एक कूलम ऑफ चार्ज को, यूनिट चार्ज को, मतलब एक कूलम ऑफ चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जितना वर्क होगा वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। तो वोल्टेज क्या हो गया, वर्क अपॉन क्यू, जिसे हम लोग चार्ज कहते हैं। तो अगर हम देखें यहां हमारा 50 जूल वर्क हुआ है और हमारे पास 5 कूलम ऑफ चार्ज है, तो अगर इसको देखा जाए तो कितना आ गया, ये 10 जूल पर कूलम। जो जूल पर कूलम है इसी को हम लोग कह सकते हैं वोल्ट, 10 वोल्ट, ठीक। ये चीज समझ में आया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज या इलेक्ट्रिक प्रेशर एक ही चीज है। हमेशा हम लोग डिफरेंस पे बात करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में पोटेंशियल क्या है ये हम बता नहीं सकते हैं। हम सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, क्योंकि आप जो हाइट है, आप पानी की टंकी की हाइट को एक्चुअली बता नहीं सकते कि उसकी हाइट कितनी है। आप किसी रेफरेंस से बता सकते हैं कि इस जगह से इस जगह तक इसकी हाइट 100 मीटर है, लेकिन एक्चुअल क्या हाइट है इसकी ये कैसे बताएंगे आप। हो सकता है आपके जमीन से कुछ हाइट हो, गड्ढा खोद दे वहां से कुछ और हाइट हो, कोई आदमी 10वें मंजिल पे हो, वहां के रेफरेंस पे पानी की टंकी कोई और हाइट हो। तो ये रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी एक्चुअल हाइट क्या है हम नहीं बता सकते। हाँ, डिफरेंस हाइट का क्या है ये बता सकते हैं, जमीन के रिस्पेक्ट में इतना, छत के रिस्पेक्ट में इतनी हाइट। उसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है ये आप नहीं नाप पाएंगे, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आप ये नाप पाएंगे, और वही जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वही हमारा है वोल्टेज। तो अभी आपने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मैथमेटिकली हम लोगों ने देखने की कोशिश किया। अब जैसे आप स्लाइड में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज नापते कैसे हैं। वोल्टमीटर एक डिवाइस है जिसके द्वारा हम अपना पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग कि ये किसके ऊपर रखा गया है, इसका नाम किसके ऊपर रखा गया। ये हैं अलेक्जेंड्रो वोल्टा। ये एक इटालियन फिजिसिस्ट थे जिनके नाम पे हम लोग वोल्टेज रखते हैं। वोल्ट जो कैपिटल वी यूज करते हैं वोल्टेज का, वो इन्हीं के नाम पे रखा जाता है। जैसे आपको पता होगा कि अगर किसी साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट रखी गई तो उसे हम हमेशा कैपिटल से डिनोट करते हैं, और अगर किसी साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट नहीं है तो उसे हम स्मॉल से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम फोर्स न्यूटन से बताते हैं तो एन वी कैपिटल से होता है क्योंकि न्यूटन एक साइंटिस्ट है। उसी तरह से अगर हम वोल्ट वी कैपिटल वी से डिनोट करते हैं तो वोल्टा भी एक साइंटिस्ट है, इसलिए हम कैपिटल वी यूज करते हैं, स्मॉल वी यूज नहीं करते हैं।
और अगर हम मीटर बोलते हैं या हम लोग ग्राम बोलते हैं तो ये कोई साइंटिस्ट नहीं थे, तो मीटर को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ग्राम को स्मॉल g से डिनोट करते हैं, तो ये आप समझ सकते हैं। तो अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने पहली बार बैटरी बनाई थी, और बैटरी क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो क्रिएट करती है। 1.5 वोल्ट लिखा रहता है, ये दो तारों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। आप ये समझ लो हाइट का डिफरेंस कर देती है, एक ऊपर हाइट एक नीचे हाइट। अगर आप टंकी वाले एग्जांपल समझो, इसकी वजह से हाइट के डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से पानी अपने आप बहने लगता है। यहाँ के केस में इलेक्ट्रिसिटी अपने आप बहने लगती है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि चार्ज क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? Electric charge is the physical property of the matter that cause it experience a force when placed in an electromagnetic field. तो अगर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में कोई आप मैटर रखते हैं तो जो उसकी चार्ज है, जिस पे चार्ज है, उसी की वजह से उस पे एक फोर्स लगता है। तो जो चार्ज है वो दो तरह का हो सकता है, या तो पॉजिटिव चार्ज हो जो कि जनरली प्रोटॉन कैरी करता है, और या तो नेगेटिव चार्ज हो जो जनरली इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। अब चार्ज अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपल भी कर सकते हैं, आपको पता है लाइक चार्जेस रिपल और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अब चार्ज हम हमेशा कूलम में नापते हैं, कूलम। अब यहां आप देख रहे होगे स्लाइड पे कि कूलम भी कैपिटल C से लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी कोई साइंटिस्ट रहे होंगे। तो जरा सा चार्ज को एक और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और वो नेगेटिव चार्ज है कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? अगर हम प्रोटॉन यहां पे दिखाएं तो जितना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है उतना ही प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। इसी वजह से एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो प्रोटॉन पे भी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम ये पॉजिटिव चार्ज है। अब प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में फिक्स है, प्रोटॉन तो मूव कर नहीं सकता है। जो मेटल होती है, मेटल के सरफेस से बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जैसे ही तार पे, मेटल के तार पे, मेटल के सरफेस से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है जो कि बैटरी प्रोवाइड करेगी या कुछ प्रोवाइड कर सकता है, कुछ भी चीज़, जैसे कि आपके घर में जो सप्लाई आती है पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का आता है, वो अगर आप अटैच कर दीजिए तो उसकी वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करने लगते हैं, और उन्हीं के फ्लो को हम क्या कह देते हैं बाद में, करंट कह देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कह देते हैं। तो जो एक इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर चार्ज है इतना, प्रोटॉन है उसके ऊपर चार्ज है इतना। तो अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो चार्ज भी मूव करेगा, ठीक। अब अगर हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, अब इसको तो हम डिवाइड कर नहीं सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो आप चाकू से काट नहीं सकते हो। तो ये सबसे छोटी यूनिट है चार्ज की, और जितने भी चार्ज होंगे वो इसी के मल्टीपल में होंगे। या तो इस 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन के, 4 इलेक्ट्रॉन के, 100 इलेक्ट्रॉन के, 10 करोड़ इलेक्ट्रॉन के, ये मतलब इसी के मल्टीपल में चार्ज हो सकते हैं, इसके फ्रैक्शन में चार्ज नहीं हो सकते क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन को काट नहीं सकते, ठीक। तो अगर देखा जाए 1 कूलम कितना होता है, तो आप यूनिटरी मेथड से अगर हम इसको देखा जाए, क्योंकि प्रोटॉन तो फिक्स है तो सारी कहानी हमारी इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। तो अगर यूनिटरी मेथड से देखा जाए तो इस वाले पार्ट को मैं नीचे लाता हूं तो 1 कूलम यहां बच जाएगा सिंपल खाली, तो मैं लिखता हूं 1 कूलम बचा, और इसको नीचे लाया तो यहां पे इलेक्ट्रॉन, यहां 1.6 10 टू द पावर -90। अब इसको मैं ऊपर ले गया, इसको सॉल्व किया 10 की पावर 18, और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 80, और ये ई यहां पे मतलब इलेक्ट्रॉन। मतलब एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 1 कूलम ऑफ चार्ज मेरे पास रखा है, इसका मतलब मेरे पास इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, सब मिलके कितना बना रहे हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो आपको आई थिंक कूलम समझ में आ गया होगा कि कूलम क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज की ही यूनिट है कूलम, और ये एक साइंटिस्ट के नाम पे रखी गई है, तो इसको भी हम लोग कैपिटल C से डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं, ये है चार्ल्स डी कूलम। अब ये फ्रेंच मिलिट्री में एक इंजीनियर थे, एक साइंटिस्ट भी थे। इन्होंने ही पहली बार चार्ज की बात की, और इसीलिए चार्ज को हम लोग, इन्होंने कूलम्स लॉ भी दिया, इसी वजह से चार्ज को हम लोग इनके सम्मान में कैपिटल C से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अगर करंट का शाब्दिक अर्थ देखा जाए, इसका मतलब होता है बहाव। किसी भी चीज का बहाव है तो हम कहते हैं करंट है। जैसे कहते हैं रिवर पे पानी बह रहा, तब कहते हैं रिवर में करंट है। तो किसी भी चीज के बहाव को हम करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है?
अगर इलेक्ट्रॉन बह रहा है, या हम ये कहें इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज है, चार्ज अगर बह रहा है तो उसे हम कहते हैं करंट। तो एन इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ सर्किट। इलेक्ट्रिक चार्ज बह रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन बह रहा है अपने ऊपर कुछ कूलम का चार्ज लेके। तो अगर स्पेसिफिकली कहें तो पर यूनिट टाइम में, पर सेकंड में कितना चार्ज आपके सामने से गुजरा, वही क्या है, करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है। इसको हम लोग कैपिटल आई से डिनोट करते हैं करंट को, और इसकी एसआई यूनिट है एम्पियर। हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं इसको, चार्ज को, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर। तो जो एम्पियर है ये हम भी कैपिटल ए से है, इसका मतलब ये भी किसी साइंटिस्ट के ऊपर ही है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, पर सेकंड कितना चार्ज बह रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट एंड इट इज मेजर्ड इन एम्पियर। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि ये है एंड्री एम्पियर। एंड्री एम्पियर एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, इन्होंने पहली बार करंट के बारे में बात की। इन्होंने अपने समय सारे जितने भी मैंने आपको बताया अभी तक, जितने भी वोल्टा थे और कूलम थे और एम्पियर थे, ये सारे के सारे 18th सेंचुरी में थे, मतलब 1700 से लेकर 1800 के बीच में पैदा हुए थे। तो उस समय काल में एम्पियर जो थे, एंड्रू एम्पियर, इन्होंने पहली बार सबसे अच्छी डेफिनेशन दी करंट की, व्हाट इज करंट। तो इसलिए अब करंट का यूनिट को, करंट को इन्हीं के नाम पे हम रखे हैं एम्पियर। नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग रेजिस्टेंस पे, अपने विलन पे। रेजिस्टेंस हमारा विलन है। अभी तक तो वोल्टेज करंट तो हमारे हीरो थे, ये हमारा दुश्मन है रेजिस्टेंस एक तरीके से। कैसे? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज ऑपोजिशन टू अ फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, एक अवरोध, एक हर्डल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जा रहे हैं, ट्रैफिक में जा रहे हैं, अगर रोड चौड़ी है तो आराम से आप निकल पाएंगे, लेकिन अगर रोड बहुत सकरी है, पतली है, तो आपको निकलने में मुश्किल होगी। उसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन तार में बहता है, किसी मेटल में बह रहा है, तार में आप एग्जांपल मानिए, तार को एक टनल मान लीजिए, एक सुरंग मान लीजिए, तो उसमें से अगर बह रहा है, तो अगर तार मोटा है तो उस इलेक्ट्रॉन को बहने में आसानी होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो बह नहीं रहा है, ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं एक साथ। तो अगर तार मोटा है तो आराम से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है। लेकिन अगर आपने तार को पतला कर दिया तो उसको बहने में दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगी। इस वजह से तार अपने आप धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। तो वही कहा गया, बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस। अगर तार पतला है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, और अगर तार मोटा है तो रेजिस्टेंस कम है। तो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है, तार पतला है, तो आपने इलेक्ट्रिक चार्ज को बहाया बट अच्छे से बह नहीं पा रहा है। इस वजह से जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। एनर्जी को स्टोर तो कर नहीं सकते, कहीं ना कहीं तो बहेगी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, तार आपका गर्म हो जाएगा। आपने देखा है कि अगर आप पतले तार से बहुत हाई वोल्टेज को कनेक्ट कर दो तो इतना ज्यादा करंट बह जाएगा कि तार ही जल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पाइप वाले एग्जाम्पल से अगर आप समझ लीजिए कि आपकी पाइप पतली सी है और पानी आपने बहुत ज्यादा उसमें से भेज दिया, हाइट का डिफरेंस इतना ज्यादा था और ढेर सारा पानी उस पाइप से निकल गया, और इतना ज्यादा प्रेशर से पानी बहा कि पाइप उतनी मोटी नहीं थी और पाइप फट गई। वही सेम यही चीज है इस तार में। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है, तार बहुत पतला है, तो चार्ज ज्यादा भेजोगे तो अपने आप गर्म होने के से तार पिघल जाएगा। तो ये है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस होता है R इज इक्वल टू V अपॉन I, वोल्टेज अपॉन करंट। ये है रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस को हम लोग हमेशा किस में नापते हैं, ओहम में नापते हैं। ये ओहम का सिंबल है। अब ओहम भी एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहली बार एक लॉ दिया जिसे हम लोग कहते हैं ओहम्स लॉ। उन्होंने नाम पे ये हम लोग ओहम रखते हैं। ओके, अब इसको जरा सा थोड़ा शफल करके देखते हैं। I इज इक्वल टू V बाय R। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, भाई इसको इधर कर दिया, रेजिस्टेंस को नीचे कर दिया। अब अगर आप देखिए यहां पे, अगर मैं वोल्टेज को कांस्टेंट रखता हूं, मतलब टंकी की हाइट का डिफरेंस सेम है, टंकी की हाइट पे कोई डिफरेंस में चेंज नहीं है, जितना घर की हाइट है और टंकी की हाइट है वो एकदम सेम है, बदला ही नहीं मैंने। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, मतलब बालू ज्यादा भर दी पाइप में, हर्डल ज्यादा भर दिए, तो क्या होगा, पानी कम हो जाएगा। पानी क्या था हमारा, करंट, करंट कम हो गया। क्यों, मैंने रेजिस्टेंस ज्यादा कर दिया, पाइप में बालू भर दिया, हाइट का डिफरेंस सेम था। अगर मैंने पानी, वो जो बालू भरी थी, उसको हटा के पाइप को एकदम साफ कर दिया, मतलब रेजिस्टेंस कम कर दिया, तो हाइट का डिफरेंस तो सेम था बट करंट क्या हो गया, अब ज्यादा हो गया। समझ में आया? अब हम मानते हैं कि रेजिस्टेंस सेम है, मतलब जो थोड़ी बहुत बालू भरी थी वो भरी हुई एज इट इज, थोड़ी सी पानी आ रहा है। अब आपने क्या किया,
आपने हाइट को बढ़ा दिया, दोनों के डिफरेंस को ज़्यादा क्रिएट कर दिया, मतलब आपने वोल्टेज ज़्यादा कर दिया। तो अगर आप खुद इमेजिन करिए कि सिल्ट उतना ही भरा है उसमें पाइप में और आपने हाइट बढ़ा दिया तो फ्लो बढ़ जाएगा, और फ्लो क्या था? करंट। तो आपने अगर V बढ़ाया तो करंट भी बढ़ जाएगा, कीपिंग रेजिस्टेंस कांस्टेंट। तो जो आपने पहला वाला जो लेमैन वाला एग्जांपल समझा था वो कितना काम आ रहा है? तो ये जो ओहम्स लॉ था और ये जो रिलेशन था आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा उस एग्जाम्पल से, एक ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से जो आप सब ने देखा है। तो हमारे सामने है जॉर्ज ओम, इन्होंने ही ओम्स लॉ दिया था और इन्हीं के नाम पे रेजिस्टेंस रखा गया। रेजिस्टेंस की जो यूनिट हम डिराइव करते हैं ओम, वो इन्हीं पे रखी गई थी और ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे और मैथमेटिशियन भी थे। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, ये आपको एक कार्टून डायग्राम दिख रहा होगा। ये बहुत ही अच्छा डायग्राम है, अगर आपको ये याद है तो आप बढ़िया से वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस पे रिलेशन देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं वोल्टेज पुश कर रहा है किसको? एम्पियर को। तीन दोस्त हैं, एक वोल्टेज, एक एम्पियर और एक ओम। वोल्टेज पुश कर रहा है एम्पियर को और जो ओम है वो एक विलन की तरह रस्सी बांध के रोक रहा है एम्पियर को आगे बढ़ने से। तो अगर मैं मानता हूं कि वोल्टेज की पावर अभी कांस्टेंट है, वोल्टेज ने पुश किया एम्पियर को, वोल्टेज की जो पुश करने की पावर है वो सेम है, करंट को पुश कर रहा है, और ओहम की पावर बढ़ गई, मतलब रेजिस्टेंस की पावर बढ़ गई, तो अपने आप करंट कम हो जाएगा। I = V/R, जो मैंने आपको पिछला बताया था, यही चीज तो था कि वोल्टेज सेम है बट रेजिस्टेंस बढ़ गया, ओहम बढ़ गया, तो करंट भी कम हो जाएगा। और अगर वोल्टेज सेम है और ओहम क्या है, घट गया, पावर उसकी कम कर दी, जो रस्सी बांधा हुआ है वो ढीली हो गई, तो एम्पियर बढ़ जाएगा, मतलब करंट बढ़ जाएगा। और अगर मान लेते हैं ओहम कांस्टेंट है, ओहम की पावर कांस्टेंट है, वोल्टेज ज्यादा तेजी से पुश करेगा तो एम्पियर ज्यादा तेजी से आगे जाएगा, मतलब करंट ज्यादा अच्छे से बढ़ जाएगा करंट। और अगर वोल्टेज कम हो जाएगा तो एम्पियर अपने आप कम हो जाएगा। तो इस तरह से मुझे लगता है आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ गई होगी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस पे एक लाइक बटन दबा सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपने अगर मेरा पिछला वीडियो जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे दे दूंगा, आप उसे जरूर देखिएगा और दूसरों को भी दिखाएगा। आपको उस एजुकेशन पॉलिसी को देख के वीडियो बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। थैंक यू।